नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अभी गुफ्तगू हो रही थी, आपको पता है पिछले प्रोग्रामों में भी, और हम बात कर रहे थे इसी के बारे में कि बिज़नेस में आजकल रेट ऑफ रिटर्न क्या आ रहा है। क्योंकि बुनियादी बात यह है कि कल और माजी के प्रोग्रामों में भी मईशत के मुतालिक बात हो रही है कि मईशत को कैसे बेहतर किया जाए, और आगे आने वाले दिनों के अंदर भी कोशिश करेंगे एक बड़े पैमाने पर जो पैदावार है जिन शोबों की, उनके बारे में बात की जाए। अब इनमें से एक बड़ा अहम शोबा जो है वो टेक्सटाइल का है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो ये मैं बता दूं कि तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं उनका लगभग इन्हिसार में ये कह सकता हूं कि तवानाई के शोबे से, और ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि तवानाई के शोबे में अगर बेहतरी नहीं आएगी तो फिर बिलखुसूस हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर जो पैदावार हो रही है उसमें भी कुछ बेहतरी, मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि आना इतनी जल्दी मुमकिन नहीं। तवानाई मेजर इनपुट है, वन ऑफ द मेजर इनपुट्स है, मेरे नज़दीक तो मेजर इनपुट है, और मेरे ख्याल से टेक्सटाइल वालों के लिए और दीगर शोबों के लिए भी, जो कि एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, और वो मैं आपको बता दूँ वो लार्ज स्केल में ही हैं, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अब वो सेक्टर्स बहुत सारे हैं, आगे आने वाले दिनों के अंदर उनके मुतालिक भी बात करेंगे। आज मेरे साथ बड़े ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, तारुफ कराते चलूँ जनाब इनाम साहब, साबिक चेयरमैन साउथ एप्टमा। वेलकम करता हूँ सर आपको। थैंक यू आसिफ इनाम साहब। अब जब हम बात करते हैं, मैं तमहीद में थोड़ा सा टेक्सटाइल सेक्टर के मुतालिक इसलिए ज़्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि चंद लोगों से मैं भी जानना चाहता हूँ जो कि अभी अहम ओहदों के ऊपर फाइज हैं कि जनाब ये सेक्टर बड़ा ही अहम है, और इस सेक्टर को ऐसा महसूस होता है कि या तो पसे पुश डाल दिया गया है या खुद ब खुद चला गया है। अब आप ही उस सवाल का बेहतर जवाब दे पाएंगे, लेकिन बात यह है कि जब बातें की जाती है मुलाजमत की, तो मुलाजमतें पहले तो कहा जाता था जनाब इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत सारी मुलाजमतें देता है, बिला वास्ता बिल वास्ता, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। टेक्सटाइल सेक्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, ऑल्सो वन ऑफ द मेजर जिसे आप कहते हैं यूटिलाइजर्स ऑफ बैंक क्रेडिट, वन ऑफ, मैं ये तो नहीं कहूँगा मेजर, बट वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स टू द रेवेन्यू ऑफ दिस कंट्री, एंड ऑफ कोर्स द मेजर कंट्रीब्यूटर टू कंट्रीज एक्सपोर्ट्स। एंड देयरफॉर जो ये हर वक्त बोस्ट करते रहते हैं कि जनाब हमने ट्रेड डेफिसिट कम कर लिया, आई डोंट नो वेदर दैट रिमेन्स ट्रू फॉर दिस अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, बट ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इनको महवर एक गुफ्तगू बना के तवानाई के शोबे पर बात की जाए तो बेहतर रहेगा, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी कंट्री की जो प्रोग्रेस है, ख़ासतौर पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो उसकी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन से ही मेजर की जाती है कि किस कंट्री की कितनी इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन से। फिर आपने देखा है कि सारे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं वो तकरीबन सॉवरेनिटी बेच के, मैं सॉवरेनिटी की अगर आप डेफिनेशन देखें तो वो है जुरिडिक्शन ऑफ लॉ, जुरिडिक्शन ऑफ योर हेजमॉन, दैट मीन्स योर करेंसी, एंड पावर टू टैक्सेशन। ये सॉवरेनिटी की मेजर डेफिनेशंस में से ये जितने आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट हुए, या चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इसमें आपकी जुरिडिक्शन लंदन कर दी गई। पावर ऑफ टैक्सेशन गवर्नमेंट से जो है वो रखवाली गई कि जी कोई टैक्सेशन वो ना कर सकते, ना करेंगे, ना सिर्फ उनको करेंगे, उनके मुलाजमिन उनकी टैक्सेशन और उनके भी गवर्नमेंट खुद वापस भरेगी। फिर हेजमॉन इस तरह ख़त्म हो गए कि सारे कॉन्ट्रैक्ट डॉलराइज हो गए, तो उसके अंदर आपके रुपए से उसका ताल्लुक ही ख़त्म हो गया, इन्फ्लेशन एडजस्टेड से लेकर हर चीज़। प्लस उसके बाद जो सफाई है कि बैनुल अक़वामी कॉन्ट्रैक्ट इसी तरह के होते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हमारे पड़ोस मुल्क में इंडिया है, वहाँ इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। वो इसका एक इंतहाई बेवकूफ़ाना जवाब देते हैं कि जी ये इस तरीके का है कि जी ये मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था, मुल्क में तो दहशतगर्दी थी, तो फला था, तो आप बांग्लादेश से कंपेयर ना करें, आप इंडिया से कंपेयर ना करें। तो मेरे भाई जो 4.5 सेंट में बांग्लादेश ने कोल ख़रीदी है, वो 8.5 से 9.5 में हमारे यहाँ ख़रीदी गई, और न सिर्फ ये ख़रीदी गई बल्कि 1000 मेगावाट और ख़रीदी गई। भाई जब आपकी 25,000 ज़रूरत है तो आपने 55,000 क्यों ख़रीद ली? उसका जवाब आता है जी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। जब आप खुद कह रहे हैं कि जी आपको दुगने भाव बिजली लेनी पड़ रही है, तो जो बांग्लादेश में 4.5 की है वो तो हमें धोखे मिलेगी, तो कुछ इंडस्ट्री आएगी ना। यानी एक तरफ आप केस प्लीड कर रहे हैं कि जी हमें पावर चाहिए इंडस्ट्री आने के लिए, उसके बाद आप उसको इतना महंगा ले रहे हैं
कि जी ये मुल्क में चूंकि मसाइल और मसाइब हैं तो लिहाजा ये पावर जो है वो इतनी महंगी लेनी पड़ रही है। साथ में आप अज्यूम कर रहे हैं कि कोई ऐसे गधे होंगे कि जो इंडस्ट्री लगाएंगे जो इन तमाम पावर्स को यूटिलाइज करेंगे जो डबल भाव की होगी या ट्रिपल भाव की होगी। अब एलएनजी में तो पाकिस्तान में अनलोडिंग ही होनी थी ना, उसमें क्या ताल्लुक था किसी इंटरनेशनल या पाकिस्तान का, जो आपने तकरीबन दुनिया के दुगने भाव से ले ली। नहीं, लेकिन ये जो आपने एस्पेक्ट डिस्कस किया है ना, यही बेसिकली की पॉइंट रेज करते हैं ना कि पाकिस्तान कोई आने के लिए तैयार नहीं था भाई। तो फिर आपने इंडस्ट्री में थे, आपने हमसे बात नहीं कर रहा था, कोई हमारी तरफ देख नहीं रहा था। ठीक है ना, मैं सब मान गया। एक छोटी सी ब्रेक लूं, ब्रेक के बाद वापस आते फिर इसी मौजू को आगे लेकर चलते के शॉप। पाकिस्तान के तवानाई के शोबे के मुतालिक बात हो रही, क्योंकि अमूमन जब भी हम किसी सेक्टर की प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं, बात वो तवानाई के सेक्टर पर ही आ जाती है। मेरे फाजिल मेहमान ने एक लाइन टोकी हुई है, ये फर्स्ट डे से यही कहते हैं पहले एनर्जी सेक्टर ठीक करो फिर उसके बाद बाकी सेक्टर ठीक होंगे। तो आसिफ इनाम साहब सही कह रहा हूँ ना? अब आपके बात जारी थी, बीच में वो हमें ब्रेक पे जाना पड़ा, तो अब चाहें तो वहीं से तसलसल जोड़ लें, नहीं तो फिर मैं बात से बात निकालूं। जी याद दिलाना पड़ेगा। नहीं, मैं आप यही बता रहे थे बुनियादी तौर पे कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट जिस नौयत से होने चाहिए थे उस नौयत से नहीं हुए, मुल्की मुफादात को सामने नहीं रखा गया। मैंने आपके सामने सफाई पेश की कि मजबूरियां थी, परेशानियां थी, कोई आ नहीं रहा था, इसलिए हमने कर लिए। मतलब जैसे अब एलएनजी ये बताया उन्होंने, ये जो हमें बताया एलएनजी टर्मिनल वगैरह जो लगे हैं, और जो एलएनजी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो तो पाकिस्तान का है नहीं ना। आपने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट किया मुझे गैस चाहिए, उसमें पाकिस्तान का क्या इन्वॉल्व था ना? क्या चीज़ आपने उसमें करनी थी? तो आपने तकरीबन इंडिया ने जो कॉन्ट्रैक्ट खरीद के डिफ़ॉल्ट किया था, तो डिफ़ॉल्ट होने के बाद जो प्राइस है आपने वो प्राइस नेगोशिएट कर ली। तो एक डिफ़ॉल्टर की प्राइस और एक आपके अपनी प्राइस, और दूसरे आपको होमवर्क करना चाहिए था कि कितनी एलएनजी आ रही है और इसका एंड क्या होगा। अब आज जो आपको $6 की मिल रही है वो आज $2.5-3 में इंटरनेशनल मार्केट में बिक रही है। ये फर्क कौन देगा? नहीं, तो अच्छा, फिर ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये हमारे पास नहीं है। नहीं, ये नहीं है हमारा। तो टेक और पे कि जी अगर हमने नहीं लिया, टेक और पे में ये भी नहीं है कि 5 से 7, हमारा ये है कि बस हमने इतने ही जहाज लेने। तो अच्छा, दूसरे कंपल्शन ये बाय कॉन्ट्रैक्ट जी, ये यहाँ से जो है हम पकड़े ना जाएं तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कर दो। तो ये कोई ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही थी कि जो लंदन ज्यूरिडिक्शन में जो है वो उनके हर कॉन्ट्रैक्ट को जाना था। तो मे बी दे वर लुकिंग फॉर, नहीं दे वर लुकिंग फॉर आर्बिट्राज। नहीं, आर्बिट्राज नहीं, वो इस तरीके से कर रहे थे कि ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट में चूंकि ये ड्यूबियस कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ये उनको पता था कि जो चीज़ इंडिया ने 4.5 सेंट की ली है वो हमने 18 सेंट की खरीदी है, तो उसको वो फुल प्रूफ अपने लिहाज से कर रहे थे। मगर बहरहाल सब में कुछ ना कुछ जब आप देखेंगे तो निकल आएगा। एक मशहूर ज़माना कॉन्ट्रैक्ट था पाउंड ऑफ फ्लैश का, वो भी इंटरनेशनल जी शाइलॉक का था, बिल्कुल पाउंड ऑफ फ्लैश क्या याद करा दिया। वो पाउंड ऑफ फ्लैश भी फिर ले नहीं सके थे। तो अब तो ये 22 करोड़ आदमी का एक कतरा नहीं ले सकते थे ना, एयर टाइट था ना, वो एयर टाइट था। तो ये जो एयर टाइट है ये अब 22 करोड़ का नसीब होगा। इज देयर एनी कंडीशन दैट इज टू बेंट टुवर्ड्स अस कि देयर आर, तो व्हाट डू वी डू देन? तो ये मतलब ये तो विल की बात है ना। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि हमारे जो टेक्सटाइल सेक्टर को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ करंट गवर्नमेंट का कि उन्होंने कल एनर्जी पैकेज जो है वो अनाउंस किया कि हमारे जो कंसेशनल रेट है, बहरहाल मुझे उसको कंसेशनल तो नहीं कहना चाहिए, आप करप्शन फ्री रेट जो पिछली मतलब रीजन के हैं वो हमें उसमें से रिलीफ दे दी कि भाई ये चूँकि एक्सपोर्ट नहीं हो सकती तो वो दे, विच फॉर डेफिनेटली उनकी बुक्स में वो सब्सिडी है, हमारी बुक्स में वो मतलब इनकॉम्पिटेंस पेमेंट या वॉट एवर जो देनी थी हमने वो है। इनकॉम्पिटेंस भी है, इनकॉम्पिटेंस कह लें आप, नलायकी कह लें। अच्छा, और जब ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे तो हमारी पूरी पार्लियामेंट थी, हमारा पूरा एक कोई अपोजिशन लीडर था, कोई कुछ था, कोई किसी को पता ही नहीं। आज आप किसी से पूछिए उनको पता ही नहीं होगा कि क्या है, क्या हुआ है मुल्क के साथ, कुछ भी नहीं। तो ये बड़ा अफसोसनाक है कि जिन लोगों ने इन तमाम चीज़ों को देखना था उनको खुद पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे थे। अब डेफिनेटली आप देखें कि जो विंड पावर है जो 18 सेंट में है वो 4.5 सेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इतना बड़ा फ़र्क है। तो वो एनर्जी जो हमारे लिए रहमत होनी थी वो अज़ाब बन गई। तो मैं बेसिकली अब आपको जिस मौजू की जानिब लाना चाहूँगा, मैं बाकी प्रोग्राम में कोशिश करूँगा इस मौजू को हाईलाइट करूँ, लेकिन मुझे सही आपने बताना है आसिफ इनाम साहब कि अब ज़ाहिरी बात है कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कुछ चीज़ें ठीक भी की जा रही हैं।
सबसे पहले क्या पाकिस्तान अपना एक्सपोर्ट का और बिलखुसूस टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का हदफ हासिल कर पाएगा, 1, और 2, क्या आपकी इंडस्ट्री सस्टेनेबल है एट करंट जो भी सिनारियो अभी तैयार हो रहा है? ये दोनों बहुत अहम चीज़ें हैं, इन दोनों के बारे में बताएं। जी, इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि ये जैसे एनर्जी पैकेज है और ये इन्होंने तकरीबन साल भर के लिए दे दिया है, तो साल भर के विजन में हम इंशाल्लाह ये तो एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग एक्सपेंशन भी छोटी मोटी करेंगे और वो होगा। आप ये समझिए कि वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ 1 ईयर, वो तो हो ही नहीं सकता, साल एक तो है। उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव 5 ईयर्स पॉलिसी जो है वो वी आर होपफुल के किसी टाइम भी अनाउंस हो जाएगी, 2 महीने 4 महीने में। उसके बाद आप उसमें फ्रॉग लीप देखेंगे, जंप पूरा न्यू प्रोजेक्ट्स, ओल्ड प्रोजेक्ट, ये विजन मिल जाएगा ना 5 साल का। जैसे एनर्जी वालों ने 30 साल का 18 सेंट का विजन ले लिया, 22 सेंट का विजन ले लिया कि भाई 4 सेंट का माल 22 सेंट में 30 साल तक तो हम खिदमत करें। नहीं, ये तो वो आप ये तो देखा ना, सार्कास्टिक बात है ना, सार्कास्टिक है ना, मतलब क्योंकि आपने एंड यूजर का तो देखा ही नहीं, एंड यूजर की प्रोटेक्शन क्या हुई। आज आप ये जब 4.5 सेंट के बांग्लादेश में चालू होंगे, ये डिफरेंस और बढ़ता जाएगा। खैर बहरहाल अच्छा, अगले दिन एक मारूफ ताजिर सनतकार ने बोला कि पाकिस्तान की लोकल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, हमारी लोकल इकोनॉमी का साइज इज मच बिगर देन दी एक्सपोर्ट साइज। हाँ सही है, तो लोग बिल्कुल सही है। तो व्हाई टेक्सटाइल कैन नॉट फोकस ऑन द लोकल मार्केट? आप मेरी बात समझिए, आपकी टोटल यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसपे 3 या 4 मुल्क हैं जिसकी 10% से कम एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो है। आपकी 8% है, आप 8-0 कर दें तो सुबह से आप इंपोर्ट क्या करेंगे? नहीं समझा नहीं मैं, दोबारा से एक्सप्लेन करें। वी आर ऑलरेडी वन ऑफ द लोएस्ट जीडीपी टू एक्सपोर्ट रेशियो कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, सो यू सेइंग वी आर नॉट सस्टेनेबल इफ यू डोंट एक्सपोर्ट। या मतलब वी हैव टू एक्सपोर्ट। एक तकरीबन आपका 12 से 15%, यानी 8 में यू आर इन द क्लब ऑफ यमन, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट गुड। मतलब ये 3 मुल्क हैं ये जिनका 10% से कम जीडीपी टू एक्सपोर्ट है। माइंड यू, द अदर टू दैट यू हैव मेंशन्ड are vote on and people consider that since they are vote on they may not be able to complete on. हम भी वॉट ऑन है, आईपीपी वॉर का शिकार है, उन्होंने मतलब डिक्लेयर की हुई है पाकिस्तान पे वॉर और कर गए वार, अल्लाह मालिक है। तो नहीं, फिर मैं आपसे फिर मुश्किल सवाल पूछ लूंगा, पूछ लें कि नाउ एवरीथिंग इज नाउ इन द ओपन। ऐसी बात नहीं है, ये जो आप कह रहे हैं अप्रिशिएशन बिल्कुल अपनी जगह है, बट एवरीथिंग इज इन द ओपन। Obviously the value of whatever has come out will require more litigation, लेकिन as for such अभी everything is out। मैं तो चाह रहा हूँ आप पूछें मुझसे, तो फिर बताएं ना, फिर everything is out but many people who are in the helm of affairs are in it। देखें, let's be very frank, many people who are in the helm of affairs are in it। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले सॉवरेनिटी की डेफिनेशन बना के शुरू किया था ना। आपकी ज्यूरिडिक्शन बेची गई, आपकी पावर ऑफ टैक्सेशन बेची गई, आपकी हेज बॉन्ड बेची गई, सब कुछ तो मुल्क का आपके पास रह क्या गया पल्ले। देखें अभी जो भी कह रहा है ना, अभी जो कुछ हो भी रहा है, अभी मैं और आप ब्रेक के दौरान भी बात कर रहे थे, मैं वजाहत नहीं करता बिकॉज लेट्स नॉट गेट इनटू पर्सनल स्टफ हियर कि कौन सा सियासतदान क्या है, लेकिन फिर तो वो कह रहे हैं ना केटल और पॉट एक दूसरे को काला कह रहे हैं। इट्स द केटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक। ये तो देखे ना, ये कंपेयर। हाँ आप बताएं ना, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, आप खुल के बात करें। इसमें फर्क है कि आपके मुल्क की जरूरत 25,000 है, आपने 50-60,000 के कॉन्ट्रैक्ट करके डाल दिए। अब आप उसको एवरेज करने के लिए भी अगर करेंगे तो आपको 30-40,000 और करने होंगे। तो जब आपके मुल्क में एवरेज की भी जगह नहीं छोड़ी, किसी चीज़ की नहीं छोड़ी, तो अब आपको रीनेगोशिएशन के अलावा और कोई है नहीं। चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी इंडस्ट्री के बारे में, बात हो रही थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुतालिक बात हो रही थी। मैंने 2 अहम सवाल पूछे थे, एक जुज़ तो उसका जवाब दे दिया जनाब आसिफ इनाम साहब ने। बात यह आसिफ साहब यही है ना कि क्या पाकिस्तान अपना एक्सपोर्ट टारगेट पूरा कर पाएगा। उसमें मैंने आपको पैरेलल भी दे दिया कि अगर हम ये कर लें, आपने क्लियर बता दिया कि दुनिया में अगर हमने इस वक्त सस्टेन करना है तो हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये, क्या आपकी इंडस्ट्री सस्टेनेबल है, ये क्लियर कट बताएं, क्योंकि आप जब भी आते हैं मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि अब हुकूमत ने मराद दे दी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर आप लेकर बैठ जाते हैं, एक लंबी लिस्ट बोलते हैं ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। जी ये देखिए, एनर्जी जो है वो तकरीबन हमारा 35% ऑफ कॉस्ट है, वो गवर्नमेंट ने एड्रेस की है। रॉ मटेरियल के इश्यूज भी खासी हद तक एड्रेस किए हैं। इनकी पॉलिसी कैस्केडिंग की जो है वो बिल्कुल क्लियर है।
जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के जो अगेंस्ट थे सारे जो फाउल ट्रेड बने हुए थे वो सब फ्री ट्रेड वाकई हो गए एंड मतलब अब आप उनको कम से कम बैलेंस या टूवर्ड्स फेवरेबल टूवर्ड्स पाकिस्तान गिनेंगे। तो ये सारा फ्रेमवर्क है, मगर अगेन वही आ जाता है क्योंकि बिकॉज हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है तो हम उनको इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंशाल्लाह अपना मेरे हिसाब से कोविड का ये एपिसोड ना आता तो शायद ऑलरेडी साल हम एक्सीड कर जाते। दूसरे आप ये देखें कि जो दूसरे ममालिक हैं जैसे इंडिया, बांग्लादेश, इन तमाम की जो एक्सपोर्ट्स गिरी हैं वो तकरीबन 26 और 30%, कल जापान की फिगर आई थी 26%। तो उसके लिहाज से देखें तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो निस्बतन जो है वो खासी बेहतर रही हैं। जो मतलब फॉल तो आया है मगर इतना ड्रास्टिक नहीं आया। एंड दिस इज़ द वन वे कि तकरीबन जून तक हमारी 80% इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह रिवाइव हो गई है और आई थिंक सो जुलाई में विल बी फुल स्टीम अहेड। फिर मजीद कंसेशंस भी मिले नहीं, बट डू वी मीट आवर ऑब्जेक्टिव? हमारा ऑब्जेक्टिव है डॉलर टर्म्स के अंदर एक्सपोर्ट टारगेट मीट करना। विल वी डू इट? आई थिंक सो। इतना बड़ा इशू नहीं नजर आ रहा। अच्छा। बारिंग के कोई कोविड की सेकंड वेव आ गई। देखिए अब वर्ल्ड तो एक मतलब अननोन प्लेस हो गई है ना। हाउ द पेंडेमिक विल रिस्पॉन्ड, हाउ पीपल विल रिस्पॉन्ड, हाउ कंज्यूमर विल रिस्पॉन्ड। इट्स अ न्यू वर्ल्ड बट एट द मोमेंट द सिचुएशन लुक लाइक इट इज ओके अल्हम्दुलिल्लाह। वेयर इज द इंटरनेशनल इकोनॉमी हेडिंग राइट नाउ? इंटरनेशनल इकोनॉमी तो कॉन्ट्रैक्शन में आई है बट ऑन द कॉन्ट्ररी दुनिया में जो है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो हवा में से छाप के फेंक दिए गए हैं। तो अब वो किधर जाते हैं? तो अब तो इस वक्त ये हुआ है कि जी वी क्रिएट अ बंच ऑफ मनी एंड देन सी वेयर इट्स गो। मतलब ये हाल हो गया है कि जी हम पहले पैसे बना देते हैं फिर देख लेते हैं किधर जा रहे हैं, फिर उस हिसाब से तय कर लेंगे कि क्या करना है। तो वो हर किस्म की स्पेकुलेटिव वो है। वो डायरेक्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग में कितना आता है, कितना नहीं आता है, किस सेगमेंट में आता है। फिर यूएस में इलेक्शंस भी हैं, उसका क्या इफेक्ट आता है? क्योंकि बहरहाल एक इफेक्ट तो आएगा कि चाहे कोई भी जीते पैसे दबा के छपने। अच्छा ना ये तो मतलब दिस इज तकरीबन फॉरगॉन है कि जी मतलब चाहे ये आए या वो आए पैसे तो बहुत छपेंगे। तो अब उसका इम्पैक्ट क्या आते हैं? मतलब एक ज़ाहिर बात है एक रिजर्व करेंसी इस तरह मतलब छापते जाए तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो एक अलग मसला है। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के अंदर आपके ऑर्डर्स तो कम होंगे ना, मानना तो पड़ेगा। देखिए उन्होंने एक और काम किया है कि उन्होंने तकरीबन जो लोगों को जो बेरोज़गारी के जो चेक दिए हैं वो कई लोगों को मतलब खासी बड़ी आबादी को तो उससे ज़्यादा मिले जितने पे वो रोज़गार पे थे। तो वो एक स्पेंडिंग पावर उनके पास बेताज है और वो बज़ाहिर उसको मज़ीद एक्सटेंड कर देंगे। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इलेक्शन तक तो ये आप समझते रहें कि वन फॉर्म और दी अदर ये डायरेक्ट पेमेंट चलती रहेगी। यूएस इलेक्शन या यूएस इलेक्शन तक। और ये बेसिकली सदारती इंतखाब की आप बात कर रहे हैं क्योंकि मकबूलियत का इन्हिसार इसके ऊपर है कि किस तरह से बेहतर अंदाज से इसको चैलेंज को मीट किया जाए। अमेरिका के अंदर तो इस वक्त ऐसे ही मामला हैं। हाँ, मकबूलियत वाली सियासत हो रही है और मकबूलियत वाली सियासत, लेकिन काम वो बिल्कुल अपना पक्का कर रहे हैं, लोगों को वो पे आउट्स दे रहे हैं बिल्कुल जो उनके जैसे आपने कहा कि ड्यू हैं या ड्यू से आपकी तरह ये है कि जो मोर देन ड्यू है वो भी मिल रहा है उनको। लेकिन डेफिनेटली वो एक जिम्मेदार रियासत है। हमारे यहाँ भी पैसे आए हैं, ये मैं नहीं कहता, नहीं चलो बहस नहीं करता कितनी हमारी इकोनॉमी में गया है क्या वो नहीं, वो आप कर नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि देखिए यूएस इज रिजर्व करेंसी एंड हैज बॉन्ड। तकरीबन ये आपकी 4-5 करेंसी ऐसी हैं जो इस वक्त आप दुनिया में हैज बॉन्ड स्टेटस में है, जिसमें आप नहीं है, बहुत सारे मुल्क नहीं है, इवन आरएमबी नहीं है। तो उनकी जो कैपेसिटी है उनको एंड ऑफ द डे अकाउंट बैलेंस करना पड़ता है, उनको नहीं करना पड़ता। तो वो बहुत बड़ा फ़र्क है। तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। अब चाहे वो अब्यूज़ ऑफ रिजर्व करेंसी है, दैट इज़ एन अनदर इशू, वो फिर बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। बहरहाल उसके बेनिफिट्स इधर उधर तो सब तरफ जाएंगे, जिसमें उनका एक और जैसे है मतलब ये जैसे अब इंटरेस्ट रेट तो खासे कम हो गए हैं, उसका इफेक्ट नहीं है। जैसे तकरीबन दुनिया की पाकिस्तान में हर चीज़ पे रीफाइनेंस है। तो एक हमने भी कोशिश कर रहे हैं कि अब स्टेट बैंक से टेकअप करने के यान पे भी रीफाइनेंस मिल जाए, क्योंकि जितना सरप्लस यान है वो तो कम से कम रिस्पेक्टिवली यान माने धागा, जी धागा, क्योंकि बाकी चीज़ों पे भी है एक्सपोर्ट पे, तो सिर्फ एक चीज़ रह गई है, तो वो भी अगर इसमें शामिल हो जाए तो। अभी पाकिस्तान के पास आप पहले कॉटन के ऊपर बड़ी तहकीक करते रहे, बात करते रहे, क्या अब कॉटन वाला मसला हल हो गया? नहीं हुआ। नहीं, देखिए कॉटन के अंदर ये है कि जब आपने सीट बनाने का एक इंस्टीट्यूट तबाह कर दिया, मतलब जब आपने सीट बनाना ख़त्म कर दिया, उसमें यह भी है कि कुछ प्राइवेट सेक्टर ने भी कंपनियां बनाई और एक तरीके का मैं समझता हूं कि कौम को डिसीव किया
कि हम सीट बना लेंगे, तो लोग भी रिलैक्स हो गए कि ये सीट बनाएंगे। तो 8 साल बाद तो डिलीवर नहीं किया, टन गोपाल मतलब कुछ भी डिलीवर नहीं किया, बल्कि इस किस्म का लिया है कि जी सरकार सीट बनाए और सरकार हमें दे दे तो हम ये कर लें। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि वो, बल्कि उल्टा वक्त ज़ाया हो गया कि जो मतलब नेशनल रिक्वायरमेंट थी या जो वॉर फुटिंग पे गवर्नमेंट को करना चाहिए था, उनको भी रिलैक्स कर दिया। वो समझते रहे कि जी प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं, ये सीट ले आएंगी, किया उन्होंने कुछ भी नहीं, बल्कि उल्टा जो है कंप्लेसी में लोगों को मतलब अभी तक तो उनकी कोई जीरो है, एज ऑफ टुडे जीरो है। तो बल्कि आधा तीतर आधा बटेर होके वो भी खत्म हो गया। यानी यील्ड का मसला भी हल नहीं हुआ? नहीं, यील्ड नहीं हुआ। यील्ड का इस तरीके से हल हुआ है कि देखिए कॉटन के अंदर जो फुट्टी का फल बनता है उसके अंदर बीज और कपास का रेशा दोनों होते हैं। उसके अंदर सबसे आसान तरीका ये होता है आप बीज का वज़न बढ़ा दें तो उसकी यील्ड बढ़ जाती है। तो अब हमारे यहाँ जो है वो बीज का वज़न इतना बढ़ा दिया गया है कि वो डिस्प्रोपोर्शनेट बहुत ज़्यादा है दुनिया में। बेल का वेट जो है नहीं, बेल का वेट नहीं, वो जो फुटी जब आप लेंगे, जैसे आप लेंगे फुटी 100 किलोग्राम, तो पहले उसमें से 38 किलो रुई निकलती थी। अब आप पुट्टी लेंगे 100 किलोग्राम, उसमें से 32 निकलेगी, बाकी सारा बीज निकल आएगा। तो वो बीज तो कम भाव में बिकता है और वो बीज इतना अच्छा भी नहीं होता और फिर उससे रेशा खराब हो जाता है कॉटन का। उसके जितना बड़ा बीज करते जाएंगे उतना रेशा छोटा होता जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पर जाने से पहले आसिफ इनाम साहब के साथ बात हो रही थी इसी सिलसिले में कि भाई हमारे मुल्क की जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिलखुसूस अभी अपने अहदाफ पूरे कर पाएगी या नहीं। अब चलें एक और मौजू है उसके अंदर वो भी ले आते हैं। तवानाई के शोबे में बात हो रही है तो जनाब आसिफ इनाम साहब, तवानाई के शोबे में तो जैसे आप जिक्र कर रहे थे, अब बात यह है लोग तो नया सरमाया ला रहे हैं, प्रोजेक्ट भी लगा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो खर्चे कैसे पूरे होंगे? गर्दिशी कर्जा तो इतना ऊपर चला गया है, तो ये खर्चे हम देंगे कहाँ से? ये जो इतना कुछ लग गया और फिर बहुत सारे माहिरीन तो ये कह चुके हैं कि जनाब हमारा अपना जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है और डिस्पैच का निज़ाम है बिजली का, ये इसको सस्टेन कर नहीं सकता। नए मंसूबे भी आ रहे हैं, माजी के मंसूबे में मौजूद हैं, खर्चा कौन देगा, कहाँ से देंगे, ये बताइए जी। ये आपको अंदाज़ा है कि तकरीबन इस वक्त कैपेसिटी पेमेंट कितनी दे रहे हो? मुझे अंदाजा नहीं, आप बताइए। हमारे फौज के बजट से ज्यादा है कैपेसिटी पेमेंट, यानी जो लगा हुआ है अभी, जो लगा हुआ हम पे लाजिम है, हमें उसके पैसे जी 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 जी। आप चाहे मुल्क में 1 किलोवाट बिजली भी यूज नहीं करें, लेकिन ये लाजिम है आपको 1.4 ट्रिलियन जो है ये तकरीबन इनको कैपेसिटी पेमेंट बन गई, सालाना अदा करने पड़ेंगे। नहीं, और तकरीबन हर 1000 मेगावाट जो है वो हर क्वार्टर जो है वो फॉर अभी एजेस टू कम आएगी, तो वो तमाम जो है वो अपनी जगह होगा। अभी इस वक्त हम फिल टू कैपेसिटी हैं या नहीं? नहीं, मुझे तो किसी ने कहा कि वी आर फिल टू द ब्रिम बट वी ओनली रिक्वायर लेस। अगेन वो आ गया ना, है ऐसा? देखिए अब हमें जैसे 4.5 सेंट का विंड लग रहा है वो हमारी रिक्वायरमेंट है, 18 सेंट का विंड है वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर अब रिक्वायरमेंट नहीं है वो मुसल्लत कर दी है। लेकिन हम मजबूरी है ना, फिर लगा लिया तो फिर अब देने तो पड़ेंगे ना पैसे। ठीक है ना, 4.5 सेंट का कोयला आज लगे या 4.5 सेंट की हाइडल लगे, वो हमारी रिक्वायरमेंट है। दुनिया की 13 सेंट की दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा सोलर पार्क बना रहे हैं, आपको पता ही नहीं। इंडिया से 4 गुना महंगा बना है वो, दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा है। मुझे पता नहीं, कहते हैं ना हर चीज दुनिया में सबसे बड़ा। दुनिया कोई नहीं है, वो तो बहुत छोटा सा है, और वो भी मतलब उसका आप समझें जो 4.5 सेंट में जिस दिन मोदी साहब की ट्वीट मौजूद है, मैंने आपके किसी प्रोग्राम में दिखाई थी कि उन्होंने 4.5 सेंट में लिए। हमारे यहाँ वो 22 सेंट का लगा था, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सब्सिडी देके उसे 18 किया था कि भाई ये तो 22 बहुत ज्यादा हो गया। नहीं, तो 18 और 4.5 में बहुत बड़ा फर्क है। 4.5 की सब्सिडी देने के बाद, यानी 4.5 की सब्सिडी देते अगर तो इंडियन मॉडल पे तो 0 होता। नहीं तो हम तो गरीब मुल्क हैं, इतनी महंगी बिजली कहाँ से खरीदेंगे? हम कहाँ से खरीदेंगे? अभी तो लोग अमीर हैं उनके हिसाब से। वो तो सोलर पार्क है, आपने उसका वो डिजिटल डिस्प्ले देखा था, इतना बड़ा होगा, सारी दुनिया उससे रश करेगी, ऐसे ही था ना कुछ? नहीं, आपके सामने रख रहा हूँ, जो चीजें हमने सुनी देखी आपके सामने है। हाँ, तो ऐसे ही तो बेची जाती हैं चीजें, मतलब यू कैन सेल फ्रिज टू एस्किमोस, उन्होंने हर चीज बेच दी, बट यू शुड नो हाउ टू सेल इट ना। हाँ, मतलब वो तो उनको बेचना आता था। इतने बोले हम अवाम, आई थिंक सो, इस हाल में होते भी नहीं, इस तरह थोड़ी होता है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने स्क्रूटनी नहीं की इसकी।
पब्लिक, ये तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से पूछे कि भाई ये 18 सेंट का लगा था, आप उस वक्त अपोजिशन में थे, आप क्या कर रहे थे, आप पावर में थे, आपने क्या किया, आप दूसरे को कह रहे हैं कि वो गलत है, तो ये आप 18 सेंट की जस्टिफिकेशन दें। वो आपको एग्जैक्टली वही जस्टिफिकेशन देंगे जो एक ही आ जाती है कि जी वो जंग ज़दा। भाई सरकारी प्रोजेक्ट में जंग ज़दा कहाँ से आ गया? ये तो सरकारी था ना, इसमें कहाँ से आ गई वॉर? ये तो सरकारी प्रोजेक्ट था। हमारा 1 ट्रिलियन जो है वो फेडरल डेवलपमेंट बजट था, हमारा सारे सूबों का मिला के 1.5 ट्रिलियन डेवलपमेंट बजट था। इससे ही एनर्जी लगती तो आज इस मुल्क में मुफ्त एनर्जी होती। वो गटर लाइनें में और इधर उधर और ये वो हम नाले पे हमने वो मट्टी फेंक दी, इन तमाम चीज़ों में निकल गए पैसे। एक $100 मिलियन का आप विंड नहीं लगा सके खुद। अच्छा 75 लाख कनेक्शन आप देंगे घर पे, भाई घर पे जो मुश्किल काम है घर घर बिजली पहुँचाना, वो आप सरकारी कर रहे हैं। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, 5 मिलियन घर आएंगे, बहस एक चल रही थी कल, 5 मिलियन घर आएंगे तो 5 मिलियन घरों को गैस भी देनी पड़ेगी। आप अपना वो जो रोनर हो रहे हैं उसके एस्पेक्ट का दूसरा एंगल भी आपको बता दूं। नहीं वो तो अब रोने की स्टेज से आगे ये एक अलग बात है, फिर मैं आपकी तरह सार्केज्म की तरह कहूंगा कि जब आएंगे तो देखा जाएगा। नहीं ये नहीं है, लेकिन मैं हम उस स्टेज से क्रॉस कर चुके। जो हमने 3-4 साल पहले प्रोग्राम किया था कि हमारी एनर्जी मिक्स और एनर्जी एलोकेशन गलत है गैस की, वो अब उसका फल आने लगा है। अब उसमें भी 50 अरब 60 अरब का डेफिसिट। आप तो शुरू से शोर कर रहे थे, आप तो बहुत कह रहे थे कि एनर्जी 50%। मैं टेक्सटाइल का पूछता था, आप एनर्जी का बताते थे, मैं भी कहता था पता नहीं क्या बात है, मैं टेक्सटाइल पूछ रहा हूँ, एनर्जी जवाब। आप देखें ना, डोमेस्टिक गैस टोटल पंजाब में 0 हो चुकी ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद सिंध में भी कम हो रही है, नए कनेक्शन तो आपने 10 साल से नहीं दिए। ये तमाम अच्छा अब होगा ये कि आप चले सारा डोमेस्टिक कर दें, ठीक है ना। आपने कहा कि जी जितनी मुल्क की नेचुरल गैस है डोमेस्टिक में चली जाएगी। आपको एलएनजी देंगे ना? हाँ चलो हो गया ना, अभी इस बहस में नहीं जाते। 600 रुपए की प्रोड्यूस होगी, 121 रुपए में आप घरों में देंगे, बेटा फर्क कौन देगा? ये एक बड़ी अहम चीज है, ये एक और डेफिसिट खड़ा होगा। इस पे गुफ्तगू करेंगे आगे वाले। अनसस्टेनेबल मॉडल हैं जो पहले हैं, मेरे अपने हिसाब से डेलिबरेटली मुल्क को मतलब खोखला करने के लिए शुरू किए गए कि ये किसी तरीके से खुदा न खास्ता हमारा मुल्क जो है वो किसी तरफ भी नहीं चल सके। बिजली से बचे तो गैस में रास्ता बंद कर दो, उधर बंद कर दो, उधर बंद कर दो, लोग मतलब पीपल शुड डाई। इस मौजू के ऊपर मजीद भी गुफ्तगू होगी आगे आने वाले दिनों के अंदर, और कोशिश है कि कोई ऐसा तरीका निकालें कि मसले का हल भी साथ साथ सामने आए। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।